तो हेलो बच्चों, आज अपन 12th का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वेक्टर एंड 3D। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वेक्टर होता क्या है, वेक्टर कंपोनेंट क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस होता है। ये सब चीज़ें हम यहाँ पर थोड़ी थोड़ी आइडिया लेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो फिजिक्स में भी काफ़ी काम आता है और वहाँ पर भी अपन पढ़ते हैं। तो इसीलिए अपन इसको थोड़ा सा स्पीड में लेके चलेंगे, क्योंकि ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ये सब चीज़ें, वेक्टर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट, ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सब चीज़ें अपन ने पढ़ी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में अपने को सबसे पहले क्या पढ़ना है, तो जनरल डेफिनेशन है, वो तो नॉर्मल सी बातें हैं, वो बेसिक सी चीज़ें हम करेंगे। उसके बाद एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर्स है उनके बीच में एंगल कैसे फॉर्म होता है और उसकी वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती है, वो सब चीज़ें। सेक्शन फार्मूला जो हम स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं ना, वैसा ही सेक्शन फार्मूला वेक्टर में भी लगता है, वो वाला चीज़ें पढ़ेंगे। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन स्ट्रेट लाइन है जो उसकी इक्वेशन अपने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ते हैं, पर वेक्टर फॉर्म में उसकी इक्वेशन क्या होती है वो चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इन जनरल अगर कोई भी एक लाइन जा रही है उसकी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है उसको हम पढ़ेंगे। जैसे वहाँ पे स्लोप दे रखा होता है तो y = mx + c, इस तरीके से अपन लिखते थे स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, पर यहाँ पर हमें क्या निकालना है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन्स, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन वहाँ निकालते थे, यहाँ वेक्टर फॉर्म में अपन देखेंगे कैसे निकालते हैं। टेक्स्ट ऑफ कोलिनियरिटी, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो उसमें क्या कंडीशन होती है। स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, फिर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, फंडामेंटल थ्योरम इन प्लेन पढ़ेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यूब लाइंस। 3D में क्या होता है, स्क्यूब लाइंस होती हैं, उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है। 2 पैरेलल लाइंस प्रोडक्ट, 3 और मोर फंडामेंटल थ्योरम इन स्पेस, सॉल्विंग वेक्टर इक्वेशन। तो इसमें पढ़ने के लिए सब टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा हैं, पर ये काफ़ी इजी है और आपस में क्या है, रिलेटेड है। और वेक्टर और 3D के क्वेश्चन मेंस और एडवांस में भी काफ़ी पूछे जाते हैं। और वहाँ से क्या होता है, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनकी बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, क्या है ना। तो इसलिए अपन इसको बेसिक से पढ़ेंगे और फटाफट से यहाँ पे देखते हैं कि होता क्या है। टू कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, सबसे पहला अपना टॉपिक होता है कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ देयर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट आर पैरेलल डिसरिगार्ड ऑफ देयर डायरेक्शन। क्या कह रहा है ये, कोलिनियर वेक्टर, एक ही डायरेक्शन में जब 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर होते हैं तो उन सब वेक्टर्स को क्या बोलते हैं हम, कोलिनियर्स वेक्टर्स कहते हैं। और पैरेलल वेक्टर्स भी होते हैं इफ दे हैव द सेम डायरेक्शन, दे आर नेम्ड एज। अब सबसे पहली चीज़ तो ये वेक्टर हम कर रहे हैं। वेक्टर क्या होता है, ऐसी बेसिक सी क्वांटिटी जिसका कुछ मैग्नीट्यूड हो, जिसका कुछ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। जैसे मान लीजिए ये ए वेक्टर है, इसको मैंने ए वेक्टर बोला, तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट होने चाहिए ताकि ये स्केलर से अलग हो। सबसे पहले तो इसका एक फिक्स मैग्नीट्यूड होना चाहिए, जैसे उसको नोट करते हैं अपन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और इसकी एक डायरेक्शन होनी चाहिए। ये एरो जो बता रहा है ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है। अगर ये ए वेक्टर है तो इस तरीके से क्या बनेगा हमारे पास, बी वेक्टर बनेगा, इस तरीके से क्या बनेगा, सी वेक्टर बनेगा, और ये एरो जो बता रहा है वो बता रहा है इसकी डायरेक्शन। तो यहाँ पर यही बताया था उसने कि ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो, वो क्या होते हैं, कोलिनियर्स वेक्टर होते हैं। अगर डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो तो भी वो कोलिनियर कहलाते हैं, पर इनको क्या बोलते हैं, अनलाइक वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, पर कोलिनियर तो है ना, एक ही लाइन में है। अगर मैं इस वेक्टर को उठा के इधर शिफ्ट कर दूं तो ये इसी लाइन में आ जाएगा, इस वेक्टर को उठा के इधर शिफ्ट कर दूं तो ये इसी लाइन में आ सकता है, और वेक्टर को हम ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। चलते हैं आगे। सिमिलर टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी आर कोलिनियर। कोलिनियर कब कहलाते हैं, इफ अगर हम इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए, एक वेक्टर को दूसरे के वेक्टर के फॉर्म में अगर हम लिख पाए तो ये एक वेक्टर क्या कहलाते हैं, कोलिनियर कहलाते हैं। अगर के की वैल्यू पॉजिटिव आई, जैसे अभी आ रही थी इस वाले में क्वेश्चन में, के की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, सेम डायरेक्शन में, ए और सी क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के पॉजिटिव और के नेगेटिव हो जाएगा, तो अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स हो जाता है। इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स देन एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। ये क्या दे रखा है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कई सारे क्वेश्चंस में आता है। क्या दे रखा है, ए वेक्टर एक है और बी वेक्टर एक दूसरा वाला वेक्टर है।
अगर ये कोलिनियर होते तो हम इस तरीके से इनका रिलेशन लिख देते कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। पर अगर ये दोनों कोलिनियर नहीं है, अगर ये दोनों कोलिनियर नहीं हैं और फिर भी हमने इनको इस तरीके से लिख दिया XA + YB वेक्टर इक्वल्स टू 0, इसका मतलब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की इक्वेशन में हमने पुट कर दिया। इसका मतलब A वेक्टर को मैंने क्या लिख दिया, -y/x इंटू B वेक्टर। तो ये तो किसकी कंडीशन आ गई, कोलिनियरिटी की कंडीशन आ गई। पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये कोलिनियर नहीं है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, तब ये इक्वल हो जाएगा 0 = 0। तो अगर दो वेक्टर कोलिनियर नहीं है और हमारे पास ऐसी इक्वेशन आ रही है, तब क्या होगा, जो इसका मल्टीपल है, जो इनका कोफिशिएंट है, उनकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनेंगे। चलो फटाफट से आगे चलते हैं और आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। 2 नॉन-ज़ीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर आर ऑल्सो कॉल्ड एज लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर मतलब वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, मतलब एक को दूसरे के साथ डिपेंड करके नहीं लिखा जा सकता। जैसे कि आप मान लीजिए 8 kg और 1 kg का एक बाट है, इसको बोल दिया B, इसको बोल दिया A। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, A = 8B लिख सकता हूँ। ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट क्वांटिटी है क्योंकि दोनों ही सेम है। पर अगर यहाँ पर kg की जगह मैं लीटर लिख देता हूँ और आपको ऐसी इक्वेशन दे रखी है कि XA + YB = 0, तो यहाँ पर दोनों में एक दूसरे में कोई रिलेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट, या फिर आप लीटर ना लेके, लीटर में तो क्या है, आप सोच लोगे कि सर हो सकता है यहाँ, तो यहाँ पर ले लो आप सेंटीमीटर। A क्या है 8 सेंटीमीटर, B है 1 kg। तो A और B क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर कन्वर्ट हम नहीं कर सकते, इसलिए उसको बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। चलो, जैसे यहाँ पर सच दैट A एक क्वेश्चन आया हुआ है, अब मैंने आपको बताया ना क्या, इसके कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, 0 हो जाने चाहिए। अगर A और B कोलिनियर नहीं है तो वो कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अगर कोलिनियर है तो उनको हम लीनियरली डिपेंडेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 0 सच दैट A and B आर नॉन कोलिनियर वेक्टर। नॉन कोलिनियर वेक्टर है तो कंडीशन क्या आती है, XA + Y × B = 0। अगर दो वेक्टर क्या हो नॉन कोलिनियर, तो उसमें क्या होता है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी क्या होना चाहिए, हमारे पास 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर a का कोफिशिएंट क्या है, ये sin θ - 1/2 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0, और cos θ - √3/2 क्या होना चाहिए, 0। दोनों साथ में 0 होना चाहिए किसी एक फिक्स थीटा पर, क्योंकि एक 0 हो गया दूसरा नहीं हुआ तो दिक्कत, ये वाला हो गया ये वाला नहीं हुआ तो दिक्कत। तो sin θ की वैल्यू आनी चाहिए 1/2, जो कि आती है θ = 2nπ + π/6 मान सकते हैं, और cos θ की वैल्यू √3/2। 2nπ क्यों लिया है, क्योंकि दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, 2nπ + π/6। n क्या होता है, इंटीजर। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 2nπ + π/6 पर दोनों की वैल्यू साथ में 0 हो रही है। आगे चलते हैं फटाफट से। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, एक कोई भी आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है, जैसे हम 2D से सबसे पहले बात करते हैं। जैसे मान लीजिए 3,2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, x एक्सिस की तरफ में कितना गया, 3 गया, और y एक्सिस पर में कितना गया, 2 गया। तब मेरे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए 3,2। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आई कैप की इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है मेरे पास आई कैप, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, और बाहर की तरफ जेड एक्सिस की तरफ इसको हम इस तरीके से डिनोट कर देते हैं। वैसे तो
यहीं पर 2D में लाने के लिए इस डायरेक्शन में z, तो मान लीजिए कोऑर्डिनेट 3 2 ना हो के 3 2 और 1 है, इसका मतलब 1 डिस्टेंस पर ये बाहर की तरफ आया और बाहर की तरफ यूनिट वेक्टर क्या होता है k कैप। तो इस P पॉइंट को डिनोट कैसे कर सकते हैं अपन, इसको कर सकते हैं 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और इसको बोलते हैं OP वेक्टर। OP वेक्टर, OP वेक्टर की पोजीशन क्या आ जाएगी 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप is the extending from the position x and b are position vector of 2 point a and b with respect to o, then a b वेक्टर जो होगा, अगर मुझे एक पॉइंट के वेक्टर दे रखे हैं a वेक्टर और एक पॉइंट के वेक्टर दे रखा है b वेक्टर और मुझे निकालना है a b वेक्टर, तो इसमें अपन क्या करते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर अपन लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं OP। तो बाद वाला माइनस पहले वाला, यानी कि OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर जो होगा वो होगा AB वेक्टर। OB वेक्टर माइनस OA, मान लीजिए इस तरीके से ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जा रहा है, ओ ए वेक्टर ये है, ओ बी वेक्टर ये है, तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा मेरे पास, ए बी वेक्टर हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट से, आगे आ जाओ। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल की बात जब भी होगी तो या तो हेड और हेड के बीच में बात होगी, जैसे मान लीजिए ये एक पेन है, ये फिंगर है, तो इसकी टेल और टेल के बीच में बात होगी, या फिर हेड और हेड के बीच में बात होती है। जब भी एंगल की बात होगी तो ये देखो, इन दोनों की टेल जहाँ मिल रही है वहाँ पर बात होगी और इन दोनों का हेड जहाँ मिल रहा है वहाँ पर एंगल बनेगा। उसके अलावा कोई भी कंडीशन बनी है तो वहाँ पर एंगल की बात नहीं करेंगे। तो एंगल कहाँ बनता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज एंगल बिटवीन हेड हेड और टेल टेल। देयर इज ओनली वन सेट ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन ए एंड इज रेस्पेक्टिवली ए। इसको डिनोट करने का तरीका है, अगर क्वेश्चन में आपको इस तरीके से दे रखा हो तो आप समझ जाना कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है। आगे चलते हैं फटाफट से, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। मान लीजिए इस तरीके से आपको दे रखा है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1 x2 y2। एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट मुझे निकालने हैं x, y, वो m/n में इसको डिवाइड कर रहा है। तो x की वैल्यू जो होती है, ये वाला रेशियो, ये वाले कोऑर्डिनेट m(x2), ये वाला रेशियो, ये वाले कोऑर्डिनेट प्लस n(x1) अपॉन m+n, और y आएगा मेरे पास m(y2) प्लस n(y1) अपॉन m+n। ठीक है, ये होता है इसके। अब सेम चीज़ अगर मैं वेक्टर में देखता हूँ तो यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है मुझे A, उसके वेक्टर है, वेक्टर पोजीशन वेक्टर इसका है A वेक्टर, यहाँ पर है B, उसके पोजीशन वेक्टर है B वेक्टर, और यहाँ पर m/n में इसको डिवाइड कर रहा है R वेक्टर। तो R वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे m इंटू बी वेक्टर माइनस n इंटू ए वेक्टर अपॉन m इंटू ए। ये वाला रेशियो, ये वाला वेक्टर m इंटू बी, ये वाला रेशियो, ये वाला वेक्टर n इंटू ए अपॉन m+n, m b प्लस n a अपॉन m+n। जैसा अपन वहाँ करते थे सेम चीज़ यहाँ करेंगे। अगर इधर वाला रेशियो ले रहे हैं तो ये वाला वेक्टर, और इधर वाला रेशियो ले रहे हैं तो ये वाला वेक्टर, बीच में साइन का कितना आएगा, प्लस आएगा। अगर इंटरनली m/n में डिवाइड कर रहा है, पर एक्सटर्नली कर रहा होता है तो बीच में माइनस आ जाता है, mb माइनस na अपॉन m-n। बीच में क्या आ जाता है अपने पास, माइनस आ जाता है। ख़त्म बात, इतनी सी बात है। अगर ये क्या कर रहा है, अपॉन m-n, ठीक है, बस हो गई बात खत्म। अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि r वेक्टर इसका अगर मिड पॉइंट है तो r वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, a वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइड बाय 2, दोनों का सम करो। अब आपको ये दिख रहा होगा कि इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, कोलिनियर है। ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, एक ही लाइन पर है।
आगे चलते हैं फटाफट से। मिड पॉइंट आपको बता ही दिया, a+b/2 पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल के आपको तीनों वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर, तो उसका सेंट्रोइड कैसे आएगा, a+b+c या फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो भी दे रखा हो बाई 3। कॉन्करेंसी ऑफ मीडियन, अब क्या होता है, सेंट्रोइड के बारे में हम बात कर चुके हैं कि ये क्या होता है, मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ये वाली साइड इसके कोऑर्डिनेट, ये वाली साइड इसके कोऑर्डिनेट, ये वाली साइड और इसके कोऑर्डिनेट, a इंटू अल्फा, b इंटू बीटा, c इंटू गामा अपॉन a+b+c जो वैल्यू आएगी वो आएगी इसके इन सेंटर के कोऑर्डिनेट। पैरामेट्रिक वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होता है, अब देखना, एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, एक तो स्लोप चाहिए होता है और कोई भी उस लाइन पर एक पॉइंट चाहिए होता है। तो वेक्टर से आप उसको फील करो कि एक लाइन की इक्वेशन चाहिए इन वेक्टर फॉर्म में, तो मुझे इस पर एक पॉइंट चाहिए, इसका मतलब एक पॉइंट के पोजीशन वेक्टर चाहिए, और मुझे इसका स्लोप चाहिए। स्लोप का मतलब क्या होता है, इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन मतलब इसका डायरेक्शन वेक्टर, ये किस डायरेक्शन में जा रही है वो, तो ये जिस डायरेक्शन में जा रही होगी उस डायरेक्शन में डायरेक्शन वेक्टर मान लीजिए b है, और इस लाइन पर कोई भी एक रैंडम पॉइंट लेता हूँ वो मुझे दिया हुआ है a, तो इस लाइन की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी, मान लीजिए ये r वेक्टर से डिनोट करते हैं, r इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस लैम्डा b वेक्टर। ये हो जाती है इस लाइन की जनरल इक्वेशन, क्योंकि इसके लाइन में डायरेक्शन वेक्टर मुझे दिया हुआ, एक पॉइंट दिया हुआ, इफ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट A एंड पैरेलल टू द वेक्टर्स B, पैरेलल है किसी वेक्टर B के या इसकी ही डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर मुझे दे रखा है B, देन इसकी इक्वेशन हो जाएगी RA प्लस TB। T कोई सा भी एक कांस्टेंट होता है, लैम्डा मान सकते हैं, T मान सकते हैं, कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। आगे चलते हैं फटाफट से। A line passing through two point A and B। अब देखो, आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है और आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं, x1 y1 x2 y2। तब आप क्या करते थे, इसका स्लोप निकालते थे। स्लोप कैसे, दिस माइनस दिस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बस सेम चीज़ आपको यहाँ भी करनी है। कैसे करनी है, आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, उसका पोजीशन वेक्टर है a वेक्टर। क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है, उसका पोजीशन वेक्टर है a वेक्टर, दूसरा पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर है मेरे पास b वेक्टर। मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इस लाइन की इक्वेशन होगी r इक्वल्स टू a, कोई सा भी एक रैंडमली पॉइंट b भी मान सकते हो, प्लस लैम्डा। अब इसकी डायरेक्शन में मुझे क्या चाहिए, डायरेक्शन वेक्टर चाहिए, जो कि आता है बाद वाला माइनस पहले वाला ए बी वेक्टर की डायरेक्शन, वही तो है जो इस लाइन की डायरेक्शन है, जो कि आएगी b माइनस ए के इक्वल। तो इसकी डायरेक्शन वेक्टर यह आ जाएगी। ठीक है, लैम्डा मान लो, s मान लो, बात सेम ही है, कैसे भी आप इसको कर सकते हो। सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ लाइन। अब आपको क्या दे रखा है, एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b, ये दे रखी है। अब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट किस तरीके से होंगे, x1 y1 z1। इसके डायरेक्शन वेक्टर मान लीजिए ऐसे होंगे, ai के प्लस bj के प्लस c के। तो सिमेट्रिकल फॉर्म में इस लाइन की इक्वेशन जो होती है वो होती है हमारे पास x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन a अपॉन b अपॉन c। ये होती है सिमेट्रिकल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन। आप चाहो तो इसको लैम्डा के बराबर भी लिख सकते हो। ये कब होता है, इस लाइन पर कोई भी एक रैंडमली पॉइंट मुझे लेना हो तो उसकी वैल्यू कहते आती है, x कोऑर्डिनेट हो जाता है x1 प्लस a लैम्डा, y कोऑर्डिनेट हो जाता है y1 प्लस b लैम्डा, और z कोऑर्डिनेट हो जाता है z1 प्लस c लैम्डा। चलो आगे चलते हैं फटाफट से। टू लाइंस इन अ प्लेन आर आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। इस प्लेन पर, ये जो बोर्ड है, इस पर आप कोई सी भी दो रैंडमली लाइन बना दो, इस तरीके से बना दी, इस तरीके से बना दी, ये या तो पैरेलल होगी या फिर इंटरसेक्ट कर रही होगी। मैंने क्या बोला, इस प्लेन की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो प्लेन है इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक्स वाई प्लेन एक मान लेते हैं इसको। ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, इस प्लेन पर कोई भी लाइन होगी ये या तो इंटरसेक्ट करेगी या
पैरेलल होगी, ठीक है। पर 3D में चीज़ें अलग हो जाती हैं। दो लाइनें या तो इंटरसेक्ट कर रही है या फिर वो पैरेलल है, या फिर ना तो वो इंटरसेक्ट कर रही है ना ही वो पैरेलल है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा ऐसे पॉसिबल है, मान लीजिए एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, इस फिंगर के डायरेक्शन में, और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो आपको दिख रहा होगा कि ना तो ये कभी इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना ही ये पैरेलल है कभी। इस तरीके से मान लो, इस तरीके से मान लो, इस तरीके से। अगर इस तरीके से ले लेता हूँ तो ये पैरेलल हो जाएंगे, और इस तरीके से ले लेता हूँ तो ये इंटरसेक्ट कर देंगे। पर मैंने जैसे इसको ऐसे शिफ्ट कर दिया तो ना तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना ही ये पैरेलल है, क्योंकि एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा, मान लो। कैसे भी मान सकते हैं। तो ऐसी लाइनों को हम क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइन्स। We can have two neither parallel nor intersecting lines. Such non-coplanar lines are known as skew lines. If two lines are parallel and have a common point, then they are coincident. दो लाइन पैरेलल है and have a common point, then they are coincident. ठीक है। Two lines in a plane are either intersecting or parallel. इनमें से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पर 3D में बात अलग है। स्पेस का मतलब होता है 3D में। जैसे फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। अब आप देखिए, एक लाइन आपको ये दे रखी है, एक लाइन ये दे रखी है, मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। मान लीजिए ये R वेक्टर पहला वाला है, इसको R1 बोल देते हैं, इसको R2 बोल देते हैं, और ये जा रही है R2, इस तरीके से R2। अब ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट पर ये सब क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे इस इंटरसेक्शन के पोजीशन वेक्टर चाहिए। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, इस लाइन पर R1 पर कोई भी पॉइंट अगर लूँ, उसका पोजीशन वेक्टर ये रहेगा, और R2 पर कोई भी पॉइंट लूँ, उसका पोजीशन वेक्टर ये रहेगा। इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इससे निकालता हूँ तो वो आते हैं R इक्वल्स टू आई केप प्लस 2 लैम्डा आई केप। मतलब आई केप 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस जे केप -1 -3 लैम्डा प्लस के केप -10 प्लस 8 लैम्डा। और R2 वेक्टर क्या हो जाएगा? आई केप 4 प्लस म्यू जे केप -3 -4 म्यू प्लस के केप 7 म्यू माइनस के। और हमने क्या देखा कि ये दोनों पॉइंट सेम ही है। इसका मतलब आई केप का कोफिशिएंट यहाँ जो आ रहा है और यहाँ जो आ रहा है वो दोनों सेम है। जे केप का कोफिशिएंट ये आ रहा है, ये आ रहा है, सेम है। और के केप का कोफिशिएंट ये और ये सेम है, क्योंकि पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? सेम आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 1 + 2 लैम्डा इक्वल्स टू 4 प्लस म्यू कर देता हूँ पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन में ये कर देता हूँ -1 -3 लैम्डा इक्वल्स टू -3 -4 म्यू। बस यहाँ से लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल लेता हूँ, उससे मेरे पास ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। उसके पॉइंट आ जाएंगे तो यहाँ से देखो क्या क्या वैल्यूज़ आ सकती है। ये क्या आ रहा है मेरे पास, इसको क्या प्लस कर दो, ये हो जाएगा 4 म्यू और 3 लैम्डा। इसको लिखेंगे 3 लैम्डा -4 म्यू इक्वल्स टू 2। और ये हो जाएगा मेरे पास 2 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल्स टू 3। इन दोनों इक्वेशन से मुझे क्या समझ में आ रहा है? इन दोनों इक्वेशन से मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैं अगर यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 म्यू इक्वल्स टू 12, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, -1 और -3 लैम्डा, इधर से आ जाएगा -3 -4 म्यू, इधर से आ जाएगा -10 प्लस 8 लैम्डा, और यहाँ से आ जाएगा -1 प्लस 7 म्यू। ठीक है,
तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को लेता हूँ 1 + 2 लैम्डा इक्वल्स टू 4 + म्यू -1 - 3 लैम्डा, और यहाँ से आ जाएगा -3 - 4 म्यू, 1 + 3 लैम्डा, और ये हो जाएगा 3 + 4 म्यू, 3 लैम्डा - 4 म्यू इक्वल्स टू 2, और यहाँ आ रहा था 2 लैम्डा - म्यू इक्वल्स टू 3, तो ये हो जाएगा अपने पास 8, 4 और 12। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो ये तो कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास -5 लैम्डा इक्वल्स टू -10, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2, लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ रख देंगे 4, और म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 1, तो लैम्डा कितना आ गया 4, 2, लैम्डा आ गया 2, म्यू आ गया 1, पॉइंट आ जाएगा यहाँ से। तो आप लैम्डा की वैल्यू 2 रखो, तो ये आ रहा है 2 2 4 + 1 यानी कि 5, और -6 - 1 यानी कि -7, और 16 - 10 यानी कि 6। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 5, -7 और 6, अपन ने निकाल लिया। आगे चलते हैं फटाफट से, चलो आगे चलते हैं। R इक्वल्स टू दिस एंड दिस, आपको क्या निकालना है कि लाइनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले डायरेक्शन वेक्टर की तरफ चलते हैं। ये क्या कह रहा है, डायरेक्शन क्या है 3i कैप -j कैप +k कैप, और ये कह रहा है डायरेक्शन क्या है -6i कैप +2j कैप -2k कैप। आपने इन दोनों को ध्यान से देखा, ये अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो a वेक्टर b वेक्टर, इसका डायरेक्शन वेक्टर a है, इसका डायरेक्शन वेक्टर b है। तो अगर b वेक्टर को मैं किससे डिवाइड कर दूँ, -2 से, तो a वेक्टर आ जाएगा। इसका मतलब b वेक्टर कैसे आ रहा है -2 ऐसे, इसका मतलब b इक्वल्स टू क्या है ka। ये कब होता है, जब वेक्टर क्या हो, पैरेलल हो, कोलिनियर हो। तो ये दोनों पैरेलल हैं तो कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, तो इंटरसेक्शन की बात ही खत्म हो गई। आगे चलते हैं, इस तरीके से चेक किया जाता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द लाइंस। अब आपको एक वेक्टर ये दे रखा है a + λb, एक वेक्टर दे रखा है a + μc। मुझे क्या निकालना है, इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर निकालना है। अब वो आएगा, अब देखो दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही होगी तभी तो बाइसेक्ट कर एंगल बाइसेक्टर आएगा। ये r1 r वेक्टर, ये r वेक्टर, ये होगा a + λb और ये होगा a + μc। ये एक आपको दिख रहा है, ये दोनों में आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट दे रखा है। इंटरसेक्शन पॉइंट के पोजीशन वेक्टर मुझे दिए हुए हैं, और इंटरसेक्शन पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, और एंगल बाइसेक्टर भी यहीं से ही पास करता है, जैसे ये है। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी a + t bk + ck। b की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर और c की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो ये हो जाएगा bk, ये हो जाएगा ck। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी r इक्वल्स टू a + म्यू हो गया, लैम्डा हो गया, इसको t मान लो या फिर कुछ भी मान लो, bk + ck। और अगर ये वाला एंगल बाइसेक्टर निकालना रहा तो वो हो जाएगा a + s bk - ck। मतलब एक तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, एक ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है, तो दोनों की वैल्यूज़ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगी। चलो आगे चलते हैं फटाफट से। आगे की कहानी क्या है, टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी। मैंने आपको बता ही दिया कैसे होता है। ए का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर, सी का पोजीशन वेक्टर दे रखा है। आपको ये चेक करना है कि तीनों कोलिनियर है कि नहीं है। तो अपन इस तरीके से कर सकते हैं कि आपने ए बी वेक्टर निकाला, फिर बी सी भी निकाल लिया, क्या ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ए बी निकाल लिया, ए सी निकाल लिया। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है कि अगर ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर ए बी सी रेस्पेक्टिवली आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर एक्स वाई जेड known all zero simultaneously such that x a plus y b plus z c equals to 0 where x plus y plus z equals to 0। क्या आ रहा है, ये 0 कब होंगे, जब x plus y plus z equals to हमारे पास 0 आएगा। तो वो कंडीशन किसके लिए होती है, कोलिनियरिटी के लिए कंडीशन होती है। चलो
स्केलर प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर आते हैं इस पूरे क्वेश्चन पूरे वेक्टर और 3D में, ये सबसे ज़्यादा आपके काम आएगा, तो इसको ध्यान से समझना। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? एक स्केलर प्रोडक्ट होता है। स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका रिजल्टेंट जो आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है। जैसे ए वेक्टर ये दे रखा है और डॉट करते हैं अपन बी वेक्टर, जिसकी वैल्यू आती है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ख़त्म। तो ये आप सोचो कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक स्केलर क्वांटिटी है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे उसके मैग्नीट्यूड से, जैसे मान लीजिए 5 आएगा या 3 आएगा, इस तरीके से मान लें, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा से, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी आती है। क्या आती है? ये एक स्केलर क्वांटिटी, यानी कि दो वेक्टर का मल्टीपल ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? एक स्केलर होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। ए डॉट बी अगर ग्रेटर देन 0 है तो थीटा क्या होगा? आप सोचिए, थीटा की कोस थीटा कब पॉजिटिव होता है? भाई मैग्नीट्यूड तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, कोस थीटा पर डिपेंड करेगा कि ए डॉट बी पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो कोस थीटा कब पॉजिटिव रहता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल का आएगा, एक्यूट एंगल आएगा। अगर ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 आ गया तो मैग्नीट्यूड तो कभी भी 0 नहीं होता है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री। और ए डॉट बी जब लेस देन 0 हो जाता है तो थीटा क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूस। ठीक है, चलो। डॉट प्रोडक्ट इज कम्युनिकेटिव। हाँ, मतलब अगर आप ए का डॉट कर रहे हो बी के साथ या बी का डॉट कर रहे हो ए के साथ, क्योंकि एंगल ही तो डिफरेंस आ रहा है भाई। कॉस थीटा है ए से ए डॉट बी कर रहे हो तो ए और बी के बीच में एंगल ये वाला, बी डॉट ए कर रहे हो तो बी और ए में एक एंगल ये वाला। तो कॉस, अगर इसको थीटा ले लेते हैं इसको माइनस थीटा लेंगे, और कॉस माइनस थीटा क्या हो जाता है? कॉस थीटा ही हो जाता है। मैग्नीट्यूड में तो कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस माइनस थीटा, जो कि कॉस थीटा हो जाता है। तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? कम्यूटेटिव। ए डॉट बी करो, बी डॉट ए करो, ए का ए के साथ डॉट करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाता है। जैसे आई कैप का डॉट करेंगे आई कैप के साथ तो वो 1 आएगा, क्योंकि आई कैप की डायरेक्शन में ही आई कैप रहता है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ जाएगा? थीटा इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, इसलिए ये कितना होता है? 1। आई का डॉट करेंगे जे के साथ, एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर एक दूसरे के कितने होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए आई डॉट जे और जे डॉट के और के डॉट आई की वैल्यू क्या होती है? हमारे पास 0 होती है। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ठीक है, सिंपल आइडेंटिटी टू रिमेंबर। अब ये आइडेंटिटी कुछ याद रखना, ए प्लस बी का डॉट और इंटू ए माइनस बी का डॉट क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ए डॉट बी और माइनस का क्या आ जाएगा? बी डॉट है, जो कि दोनों सेम वैल्यू है मैग्नीट्यूड में, पर डायरेक्शन अलग है तो वो 0 हो जाएगा। मतलब इस तरीके से आएगा, ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, क्योंकि ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता है, दोनों को ऐड कर देंगे टू ए डॉट बी प्लस बी स्क्वायर। बस खत्म, आगे चलता है। ए माइनस बी वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 4ab से सब्ट्रैक्ट करके ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो हमें याद होने चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, बी डॉट सी डॉट ए। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपसे मैग्नीट्यूड की वैल्यू पूछ लेता है, तो मैग्नीट्यूड हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। जैसे मान लीजिए ए प्लस 5b मुझे निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है मुझे? ए वेक्टर प्लस 5b कुछ दे रखा है, मान लीजिए कुछ भी दे रखा है सी वेक्टर के बराबर। तो ये कभी भी सॉल्व इक्वेशन तब तक नहीं हो सकती जब तक हमें इसमें स्क्वायर ना कर दे। ये याद रखना, आप जब भी वेक्टर के ऐसी इक्वेशन दे रखी होगी तो आप उसमें स्क्वायरिंग करके ही आगे सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर स्क्वायरिंग करोगे, मैग्नीट्यूड लेके दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, तो जैसे मान लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ सी है मेरे पास 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये इक्वल्स टू 10 के बराबर हो जाएगा। फिर इसका आप स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? ए का स्क्वायर आएगा प्लस 25, बी का स्क्वायर आएगा प्लस क्या आ जाएगा? 10 ए डॉट बी आ जाएगा। अब बी स्क्वायर ए स्क्वायर सबकी वैल्यू पता होगी अपने को, तो यहाँ पे जो भी पूछा होगा वो आ जाएगा। इस तरीके से करते हैं। या फिर सी का ही अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो सी का भी निकल जाएगा, सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी पर मैग्नीट्यूड तो आ ही जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन करते हैं अपन, ये बहुत सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। इफ़ ए बी सी आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, म्यूचुअली यहाँ पर 3 बातें दे रखी हैं।
पहली बात म्यूचुअली, पहली बात परपेंडिकुलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या है, ए और बी एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो मैं अगर डॉट प्रोडक्ट आपसे पूछता हूँ, मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ ए पता है। एक और चीज़ दे रखी है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल्स टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल्स टू 1। ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आएगी ये बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू दोनों के बीच में कितनी